आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 KB के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ बताना है कि विलय की जो सांद्रता दिया गया है वह pp जो है m में दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और यहाँ पर मिलीग्राम प्रति लीटर और यहाँ मोल प्रति किग्रा और मान जो है देख सकते हैं 3.5 है, तो सब में जो है 3.5 दिया गया है, बस मात्रक जो है यहाँ पर बदल गया है। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका मान दिया गया है, तो विलय की सांद्रता दिया गया है। तो यहाँ नोट करेंगे कि विलय की जो सांद्रता है, देख लेंगे यहाँ पर विलय की सांद्रता और विलय की सांद्रता कितना दिया गया है प्रश्न में, तो विलय की जो सांद्रता है वह दिया गया 3.5 ppm दिया गया है और 1 ppm किसके बराबर होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 ppm बराबर होता है एक जो है मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। 1 ppm किसके बराबर होता है, तो 1 ppm जो होता है 1 जो है मिलीग्राम प्रति लीटर। तो यहाँ ppm को अगर हटा दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3.5 और ppm हट जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और ये हो जाएगा मिलीग्राम, मिलीग्राम हो जाएगा प्रति लीटर हो जाएगा। ppm हट गया और ये मिलीग्राम प्रति लीटर में बदल गया और 3.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 3.5 ही होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। तो यहाँ ppm को बदल दिया गया तो कितना आ गया, 3.5 जो है मिलीग्राम प्रति लीटर आ गया। तो इसमें विकल्प जो है सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प जो है, यहाँ लिखाएगा विकल्प सी जो है यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी क्या सही होगा, 3.5 मी बना करके ग्रा लिखा है, इसका मतलब मिलीग्राम क्या लिखाएगा, मिलीग्राम प्रति लीटर इसको पढ़ा जाता है। तो यह ऑप्शन इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिलीग्राम इसको पढ़ेंगे और 1 ppm जो होता है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें ऑप्शन जो है सी कैसे सही हुआ है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यमन की अति समान ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। तो यहाँ पर यमन की जो अति समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो यहाँ पर यमन की जो है ऑक्सीकरण अवस्था 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों प्रकार को अगर नॉलेज रखना है तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यमन, याद रखेंगे। पहला क्या होगा, यमन की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। तो यमन की जो सबसे स्थिर जो अगर ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो इसको याद करेंगे। यमन की जो स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होता है, यमन की जो 3 प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे स्थिर अगर अवस्था लिखना है तो लिखेंगे +2 होता है। अगर स्थिर अवस्था पूछा जाता है, स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये +2 होता है। अगर यमन की जो है अगर पूछा जाए, यहाँ पर यमन की जो है यमन मैग्नीज इसको बोलते हैं, यमन की अति समान अवस्था क्या होता है, तो कहेंगे यहाँ पर अति सामान्य जो अवस्था होता है, अति सामान्य ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है वो कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे अति जो है समान ऑक्सीकरण जो अवस्था है, तो उसका जो अवस्था बना हुआ है, अब यहाँ पे कितना नोट कर लेंगे, इसका मान जो होता है
+2 और 7 होता है। क्या होता है? +2, +7 होता है। और यहाँ पे देखिए अति समान अवस्था की बात करेंगे तो +2 प्लस क्या होता है? 7 होता है। अगर यह पूछा जाए कि यमयन की जो है, यमयन की यहाँ पर पूछा जाए कि समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो यमयन की जो समान जो है ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो समान जो है ऑक्सीकरण अवस्था अगर पूछा गया तो यहाँ पर समान ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके, तो यहाँ पर +2 होता है। क्या क्या होता है? +2 लिखेंगे यहाँ पर, +2 +4 +4 +6 +7, इतना जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है। 2 4 6 7 होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा, यहाँ पर 3 जो है यहाँ आपको मान बताया गया है और इन तीनों मानों को देख करके आप उत्तर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि यमयन की अति समान ऑक्सीकरण अवस्था, तो यमयन की अति समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो +2 +7 होता है। तो +2 +7 किस में है? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे विकल्प जो है, यहाँ लिखाएगा विकल्प जो डी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प डी इसमें जो दिया गया है, विकल्प डी में क्या दिया गया है? +2, +7 हो जाएगा। यहाँ पर अति समान पूछा गया तो अति समान जो अवस्था पूछा जाएगा तो +2 और +7 होता है। अगर यही स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जाता तो आप +2 बताए होते, ठीक ना। और समान ऑक्सीकरण बताया जाएगा तो +2 4 +6 +7 होता है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, Cu है, कापर है और साइनाइड दिया गया है और नीचे 4 घात दिया गया और ऊपर 3 के ऊपर माइनस दिया गया। आयन में Cu की उप सहसंयोजन संख्या बताना है। यहाँ पर जो है उप सहसंयोजन संख्या ही केवल बताना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में नहीं पूछा गया है। तो उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो Cn है वो कौन सा लिगेंड होता है। तो Cn जो होता है एक लिंगी, मतलब एक दंती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक दंती लिखेंगे यहाँ पर। Cn एक दंती लिगेंड है। Cn क्या होता है? एक दंती लिगेंड होता है। एक दंती क्या है? लिगेंड होता है। और यहाँ पर एक दंती जो लिगेंड है, लिगेंड होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एक दंती लिगेंड है तो यहाँ पर जो है उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे उप सहसंयोजन संख्या, इसका क्या हो जाएगा? उप सहसंयोजन अगर संख्या यहाँ पर निकालते हैं तो उप सहसंयोजन संख्या बनेगा, क्योंकि Cn जो है साइनाइड जो है एक लिंगी जो है, एक दंती, ध्यान देंगे एक दंती लिगेंड है। तो यहाँ एक दंती एक हो गया और Cn के नीचे 4 दिया है तो 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 एक का नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो विकल्प इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसमें विकल्प नंबर जो है C सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प जो है, विकल्प जो इसमें जो दिया गया है वो विकल्प C जो है, C सही होगा। और C सही में क्या दिया है? 4 है। इसमें 4 जो है इसमें सही जगह, विकल्प C इसमें सही है, क्योंकि एक दंती जो लिगेंड होते हैं यहाँ पर 1 है और 4 इसके नीचे दिया है तो 4 एक का नंबर 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इसमें विकल्प 4 कैसे आया। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है वाल्व किसनर अपचयन द्वारा होता है। तो वाल्व किसनर जो दिया गया, किसनर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ 4 समूह दिया गया है, यहाँ समूह बताना है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिख लेंगे कि यहाँ पर जो है वाल्व जो किसनर होते हैं, जो अपचयन होता है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर यह जो है वाल्व लिखेंगे यहाँ पर वाल्व किसनर, वाल्व किसनर का जब अपचयन होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है तो क्या बनता है? यहाँ पर अपचयन होता है, अपचयन से एल्केन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होगा। जब एल्केन प्राप्त होता है तो इसमें एल्केन वाला समूह कहाँ है, तो यहाँ एल्केन वाला समूह देखेंगे ये नाइट्रो समूह है, एल्डी यहाँ पर जो ये कीटोनी समूह है, एल्कोहल समूह है।
तो यहाँ पर क्या दिया गया NH2, यही जो है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें विकल्प जो है, विकल्प इसमें ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाला ऑप्शन में क्या दिया है, CH2 दिया गया है और यहाँ पर समूह है। तो यह CH2 समूह किस में आएगा, तो यह CH2 समूह एल्केन में आएगा। और वाल्फ किस्नर अपचयन जब होता है तो एल्केन प्राप्त होता है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है, कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन नहीं देता है, इसमें बताना है। तो पहले ये जानकारी रखेंगे कि जो कौन सा ऐसा एमीन होता है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो प्राथमिक एमीन जो होते हैं, याद रखेंगे, जो प्राथमिक एमीन होते हैं, यहाँ पर प्राथमिक एमीन जो होते हैं वह कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। तो प्राथमिक एमीन का पहचान NH2 होता है। क्या होता है, NH2, जिसमें NH2 रहता है वह प्राथमिक एमीन होता है। यहाँ देख सकते हैं NH2 इसमें है, तो ये तो प्राथमिक एमीन है। तो जब प्राथमिक एमीन है तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। ये भी देखेंगे, यहाँ पर भी NH2 है तो ये भी प्राथमिक एमीन अभिक्रिया देगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं NH2 है तो ये भी प्राथमिक एमीन जो है आपका जो है प्राथमिक एमीन है और ये भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा। इसका मतलब यहाँ देखेंगे NH है तो यहाँ NH आ गया, तो ये प्राथमिक एमीन नहीं है। और प्राथमिक एमीन जब ये नहीं है तो यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा, तो इसमें लिख लेंगे विकल्प नंबर जो है, विकल्प जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3NH और नीचे दिया है CH3। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि प्राथमिक जो एमीन होते हैं वो कौन सा जो है आपका जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं कि नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं, लिखाया गया यहाँ पर प्राथमिक एमीन, कौन एमीन, प्राथमिक एमीन जो होते हैं, प्राथमिक एमीन जो है, प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। और यहाँ पर बताना था कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं, तो कौन नहीं देगा, तो यहाँ पर पता चल गया कि कौन नहीं देता है। क्या होता है, प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन जो अभिक्रिया है, तो या तो प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया, ये नहीं दे पाएगा क्योंकि ये प्राथमिक एमीन नहीं है। तो यही जो ऐसा अभिक्रिया है जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड्रिक समूह निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो ग्लूकोज में जो उपस्थित जो एल्डिहाइड्रिक समूह होता है वो कौन सा परीक्षण नहीं देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे मतलब कौन कौन देता है, पहले इसको याद रखना है। तो ग्लूकोज में जो है उपस्थित जो एल्डिहाइड्रिक समूह होता है वह टालिन अभिक्रिया देता है। क्या देता है, टालिन अभिक्रिया देता है, फेलिंग परीक्षण देता है। तो ये दो परीक्षण तो देता है लेकिन सीफ परीक्षण जो है वह नहीं देता है। इसका मतलब इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, इसमें विकल्प जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर इसमें जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प जो है इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प इसमें जो है बी इसमें क्या है, सही है, विकल्प बी जो है सही है। और क्या है, सीफ का लिखेंगे यहाँ पर, सीफ जो है परीक्षण नहीं देता है, सीफ परीक्षण नहीं देता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, मोलरता तथा मोललता का उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मोलरता क्या होते हैं तथा मोललता, यहाँ पर दो परिभाषा आपको बताना है, मोलरता और मोललता दोनों का उदाहरण द्वारा जो है समझाना है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान परिभाषा है, आप दो बार पढ़ेंगे परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलरता और मोलरता की परिभाषा, और दूसरी परिभाषा क्या बताना है, मोललता की परिभाषा बताना है। तो हेडिंग नोट कर लिया जाएगा, मोलरता। मोलरता क्या होता है, तो 1 लीटर विलयन लेना है, कितना लेना है, 1 लीटर
बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या है उसी को मोलरता कहते हैं। इसे जो है इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर इसे यम। अब यहाँ यम मतलब कैपिटल यम, यहाँ स्मॉल एक यम होता है, एक कैपिटल यम होता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इनका जो मात्रक होता है, इनका मात्रक क्या होता है, लिखेंगे इनका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। मात्रक क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब इसको एक बार पढ़ दीजिए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। मोलरता क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं और इनका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। अगर इनका सूत्र की बात किया जाए कि मोलरता का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं मोलरता बराबर सूत्र क्या है। लिखेंगे यहाँ पर मोलरता बराबर होता है मात्रा बटा अणुभार। मात्रा बटा क्या होता है अणुभार बटा आयतन लीटर में। आयतन क्या हो जाएगा लीटर में। आयतन जो लेंगे वो किस में लेंगे, लीटर में रहेंगे। कितना आसान सूत्र है, मात्रा बटा अणुभार आयतन लीटर में। यह सूत्र किनका आ गया, तो यह सूत्र बना है मोलरता का। मोलरता का सूत्र भी आप लोग को याद हो गया, मात्रा बटा अणुभार और आयतन जो लिया जाएगा यहाँ पर लीटर में जो है आयतन लिया जाता है। अब इन पर एक उदाहरण भी आपको समझाना है कि मोलरता का क्वेश्चन पर जब है एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो अभी नीचे यहाँ पर एक उदाहरण भी समझ लेते हैं कि उदाहरण कैसे इसको हल किया जाएगा। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, अब यहाँ पर 4 ग्राम NaOH है, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, 1 लीटर के जलीय विलयन में घुला हुआ है, तो मोलरता की गणना कीजिए। अब इनका एक उदाहरण समझ लेते हैं, कितना आसान है। प्रश्न में किसका किसका मान दिया है, मात्रा कितना है, तो कहेंगे मात्रा जो दिया गया प्रश्न में, यहाँ मात्रा जो दिया है 4 ग्राम है। कितना है, लिखेंगे मात्रा 4 ग्राम है। एक मान निकल गया यहाँ पर 4 ग्राम। और NaOH का जो है अणुभार कितना होता है, तो NaOH का अगर अणुभार निकालते हैं तो NaOH का अणुभार कैसे निकलेगा, बराबर करेंगे। Na का 23 होता है, 23 हो गया, प्लस O का 16 हो जाएगा और H का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर Na का जो है Na का 23, O का 16 और H का 1 जोड़ेंगे तो अणुभार इसका क्या निकल गया, 40 निकल गया। और आयतन कितना दिया गया है, तो प्रश्न में आयतन जो दिया गया है 1 लीटर दिया गया है। आयतन कितना लीटर है, 1 लीटर जो है आयतन दिया गया है। तो प्रश्न में मात्रा क्या है, तो कहेंगे मात्रा जो है 4 ग्राम है और अणुभार जो निकला है 40 आया है और आयतन जो आया है 1 लीटर आया है। अब मोलरता का जो सूत्र लिखा गया ऊपर, वही सूत्र को यहाँ पर पुनः नोट करेंगे। मोलरता बराबर होता है, क्या सूत्र होता है, मात्रा बटा अणुभार। मात्रा बटा क्या होता है, अणुभार बटा आयतन लीटर में। आयतन क्या होता है, लीटर में। ये सूत्र हो जाएगा मात्रा बटा अणुभार आयतन लीटर में।
आयतन लीटर में यहाँ पर हो जाएगा। मान भरेंगे इसमें तो मात्रा कितना है तो कहेंगे मात्रा 4 है, मात्रा 4 है। अणुभार कितना है तो कहेंगे अणुभार 40 है। और आयतन कितना है तो आयतन जो है 1 है, तो यहाँ बट्टा में नीचे आपका पूरे का बट्टा 1 हो जाएगा। 1 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 4 बट्टा क्या बनेगा 40, 4 बट्टा 40 भाग करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 40 से भाग करेंगे 0.1 हो जाएगा। 0.1 जो है इसका मान आ जाएगा 0.1। और मात्रक जो यहाँ बनेगा इसका 0.1 जो मान आएगा तो मात्रक इसका क्या बन जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर बन गया, इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। 40 में 4 का भाग करेंगे 0.1 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 4 ग्राम जो मात्रा था और इसका अणुभार निकाले हैं, आयतन 1 लीटर था, मोलरता की गणना करना था तो ये सूत्र में मान को भर करके हल किया गया तो 0.1 मोल प्रति लीटर आ गया। तो इसका उदाहरण भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका मोललता। मोललता क्या होते हैं, अब मोललता के बारे में समझेंगे। अब यहाँ हेडिंग नोट करेंगे मोललता। मोललता क्या होता है, मोललता बहुत आसान परिभाषा इसका भी है। तो मोललता दोनों परिभाषा बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत क्या हो याद हो जाए। तो मोललता क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम, यहाँ उसके पहले वाले में 1 लीटर बोले थे, अब इसमें क्या लिखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलायक में किसी विलायक में किसी विलय की, किसी विलय की, विलय की मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम लिखेंगे, इसे यम से, स्मॉल एम से जो है प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इनका जो मात्रक होता है, इनका मात्रक जो होता है, इनका मात्रक, अब इनका मात्रक क्या हो जाएगा, इनका मात्रक जो हो जाएगा मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति क्या रहेगा किग्रा होता है। इनका मात्रक जो होता है क्या होता है मोल प्रति किग्रा होता है। अब यहाँ पर अब इनका सूत्र क्या होता है, जो है मोललता का सूत्र क्या बना है तो लिखेंगे यहाँ पर मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर क्या सूत्र बनेगा मात्रा बटा अणुभार, अणुभार बटा विलायक का भार, यहाँ लिखेंगे विलायक का भार केजी में, विलायक का जो भार है वह केजी में चाहिए, विलायक का भार किस में केजी में, किलोग्राम में। तो सूत्र हो जाएगा इसका मात्रा बटा अणुभार विलायक का भार केजी में। तो यह मोललता का सूत्र हो गया। इसके पहले क्या बताए थे मोलरता और मोललता में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पर 1 लीटर बोले थे, इसमें 1 किलोग्राम बोलेंगे। और यहाँ पर सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ पर आयतन था, इसमें क्या है विलायक का भार है। तो सूत्र भी जो है आपको आसान विधि से बताया गया, सूत्र को जो है आप लोग याद कर लीजिए। अब इस पर हम लोग सीखेंगे इसका उदाहरण। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर उदाहरण भी आपको देना था तो उदाहरण भी समझ लेंगे कि कैसे इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है, यहाँ पर अणुभार दिया गया है, अणुभार कितना है इसमें तो कहेंगे अणुभार इसमें प्रश्न में दिया गया है अणुभार बराबर 30 दिया गया है। मात्रा कितना है तो कहेंगे मात्रा जो दिया गया यहाँ पर 3 ग्राम है, मात्रा जो है 3 ग्राम है। और जो है
विलायक का जो भार दिया गया है, विलायक मतलब पानी विलायक के रूप में है, तो विलायक का जो भार है, विलायक का भार जो दिया गया है वह 250 ग्राम में दिया गया है। विलायक का भार क्या है? 250 ग्राम में दिया गया है। अब यहाँ पर जो 250 ग्राम दिया गया है, इसको ग्राम में नहीं चाहिए, यहाँ पर केजी में चाहिए, क्योंकि किलोग्राम में चाहिए, विलायक का भार किलोग्राम चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 250 और 1000 से भाग कर देंगे तो यह बन जाएगा ग्राम से किसमें? केजी में आ जाएगा। 0 0 खत्म हो जाएगा, 25 चौको 100 बराबर आ जाएगा 1/4 केजी हो जाएगा, 1/4 केजी निकल जाएगा। अब 1/4 केजी हो गया विलायक का भार। अब सूत्र लिखेंगे कि मोललता का क्या सूत्र है, तो लिखेंगे यहाँ पर मोललता का सूत्र है, मोललता बराबर क्या पढ़े हैं? मात्रा बटा अणुभार, मात्रा बटा क्या है? अणुभार बटा विलायक का भार। क्या लिखेंगे यहाँ पर? विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार केजी में। विलायक का भार किस में है? लिखेंगे केजी में, विलायक का भार केजी में हो जाएगा। अब मात्रा कितना है? तो मात्रा यहाँ पर देख सकते हैं 3 ग्राम है, तो मात्रा 3 हो गया, और भार 30 हो गया, बटा हो जाएगा, और विलायक का भार जो है 1/4 है, तो विलायक का भार जो है 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? यह 1/10 हो जाएगा, और बटा में क्या बनेगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा, और 4/10 को जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 0.4 हो जाएगा, और 0.4 आ जाएगा इसका मान। और मात्रक क्या बनेगा? तो मोल प्रति किग्रा हो जाएगा, मोल प्रति किग्रा। मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किग्रा। इसका आंसर क्या बनेगा? 0.4 मोल प्रति किग्रा बना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। पहला जो दिया है लैंथेनाइड आकुंचन क्या होते हैं, और दूसरा जो प्रश्न दिया गया है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न को जो है बताया जाएगा। पहले जो है नोट करेंगे लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता। तो यहाँ पर लैंथेनाइड आकुंचन का जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिखेंगे लैंथेनाइड जो है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार है, आकार धीरे धीरे घटता है, आकार धीरे धीरे क्या होता है? घटता है, धीरे धीरे घटता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे लैंथेनाइड, इसको क्या कहते हैं? उसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, आकुंचन कहते हैं। कितना आसान है, बस एक बार पढ़ दीजिए। लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से जब दाएं जाने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है, उसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे लैंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था, तो लैंथेनाइड का जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। अब ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे पहले।
और उसके बाद जो है एक्टिनाइड का जो है ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में समझेंगे। तो जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी जो तत्वों की समान और अस्थाई जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह +3 होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेंथेनाइड लेंथेनाइड की सबसे सामान्य और अस्थाई सामान्य और अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है वह +3 होता है। कितना होता है? +3 होती हैं। +3 होती हैं। लेकिन वे +2 और +4 जैसे अन्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। अन्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो लेंथेनाइड होते हैं उनका सबसे समान और अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो वह +3 होता है, लेकिन वह +2 और +4 जैसी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सामान्य अवस्था क्या है। समान अगर अवस्था की बात करें, सामान्य जो अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो समान अवस्था में इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह यहाँ पे लिख देंगे +3 और ये सबसे स्थिर होता है। क्या लिखेंगे? सबसे स्थिर होता है। सबसे लिख देंगे यहाँ पर स्थिर है। सबसे स्थिर संयोजकता क्या है? +3 है। और अन्य जो अवस्था होता है, अन्य अवस्थाएं जो होती हैं जो ऑक्सीकरण का होता है, अन्य अवस्थाएं इसमें लेंथेनाइड में, तो अन्य अवस्थाएं जो होती हैं वह प्लस जो है 2 होता है और प्लस क्या होता है? +4 होता है। +2 और +4 होता है। तो लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनाइड का। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्टिनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? एक्टिनाइड का जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है कि जिससे आपको क्या हो, तुरंत याद हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे कि एक्टिनाइड जो होते हैं, एक्टिनाइड का जो है एक्टिनाइड में कई ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं। कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। अब इसमें याद रखना है कि एक्टिनाइड में जो होती हैं ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती हैं वह कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं जिनमें, याद रखेंगे, जिनमें +3 जो होता है, +3 सबसे समान और स्थिर होती हैं। +3 सबसे सामान्य क्या होती हैं? सामान्य और स्थिर होती हैं। सामान्य और क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा? +2 से +7 तक का जो है, +7 तक का क्या होता है? परिवर्तनशील
परिवर्तनीय अवस्था होता है, परिवर्तनीय जो है अवस्था होती हैं, परिवर्तनीय क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर याद रखेंगे कि इनके में जो एक्टिनाइड होते हैं, इनकी जो है, तो एक्टिनाइड में जो है +3 सबसे समान और स्थिर होती हैं, और यहाँ पर जो होता है, और लेकिन +2 से क्या होता है, +7 तक जो है परिवर्तनीय अवस्था होती हैं। तो यहाँ सामान्य अवस्था का लिख लें तो कितनी होती हैं, सामान्य अवस्था क्या होती हैं, तो कहेंगे इसमें सामान्य अवस्था ऑक्सीकरण की, तो कहेंगे +3 इसमें होती हैं। और परिवर्तनीय क्या होते हैं, परिवर्तनीय परिवर्तनीय जो अवस्थाएं हैं, इसमें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती हैं, तो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था जो होती हैं +2 +4 +5 +6 और +7 होती हैं, 7 होती हैं। अगला जो प्रश्न है, उप सहसंयोजक यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब संयोजकता आबंध सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, तो लिखेंगे यहाँ पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन, या लिख लेंगे यहाँ पर इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कौन है, तो लिखेंगे इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन नाम के वैज्ञानिक थे, तो लिखेंगे लाइनस। क्या नाम था इनका, लाइनस जो है पाउलिंग थे। लिखेंगे यहाँ पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाइनस जो थे, और क्या थे, पाउलिंग थे, है ना, लाइनस पाउलिंग इनका नाम था। ने सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में किया था। मैंने इनका खोज जो है, संयोजकता आबंध सिद्धांत का खोज किया गया था किस सन में, 1931 में। और कौन खोज किए थे, तो लाइनस पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये खोज किए थे। और आगे लिखेंगे यह सिद्धांत जो बना है, यह सिद्धांत किस पर बना है, तो कहेंगे यहाँ पर यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निम्न पदों या निम्न गुणों लिख सकते हैं, निम्न गुणों का व्याख्या करता है, निम्न गुणों का क्या करता है, व्याख्या करता है। और कौन कौन गुणों का यह व्याख्या करेगा, ये आपको करना है, व्याख्या करता है, करना है। तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निम्न गुणों का क्या करता है, व्याख्या करता है। पहला व्याख्या क्या करेगा, तो पहला जो व्याख्या है, केंद्रीय धातु की मूल जो अवस्था है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताएगा। तो यहाँ पहला जो संरचना लिख लेंगे, पहला बात लिखेंगे केंद्रीय धातु, जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, तो लिखेंगे यहाँ पर केंद्रीय धातु जो आयन है, केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताएगा। पहला जो क्या बताएगा, यह सिद्धांत क्या बताएगा, तो केंद्रीय धातु आयन की जो मूल अवस्था है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना आप ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इन सिद्धांत के जो है हमारा गुण क्या है, तो संकुल की ज्यामिति बता सकते हैं, इनकी क्या ज्यामिति बनेगा, कि चतुर्फल की बनेगा, कि अष्टफल की बनेगा, कि वर्गाकार बनेगा, यह ज्यामिति के बारे में भी बताता है यह गुण, पीवीटी का सिद्धांत जो है। और तीसरा जो बताता है यहाँ पर, तीसरा जो है संकुल की ज्यामिति भी बताएगा, और संकुल का चुंबकीय गुण बताएगा कि प्रतिचुंबकीय है कि अनचुंबकीय है। तो संकुल का जो है, संकुल का चुंबकीय गुण भी बताता है, चुंबकीय गुण भी बताता है, और उसका रंग भी बताता है कि इसका रंग कैसा होता है। तो चौथा लिख सकते हैं, चौथा
रंग का गुण बताता है, रंग का गुण बताएगा कि रंगहीन है कि रंगहीन है, रंग का जो है गुण बताता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में जब ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है तो इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल ये बताना है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है किस पर आधारित है और ये जो है यह किस पर ये नियम लागू होता है। तो पहला नियम किस पे लागू होता है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे लागू होता है, संकुल की ज्यामिति बताता है, संकुल का चुंबकीय गुण बताता है और रंग का गुण के बारे में बताता है। तो 2 नंबर में जब आया है तो आपको इतना ही लिखना है। अगर ये 5 नंबर में आता तो एक उदाहरण भी आपको समझाना पड़ता, लेकिन यह 2 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछा है तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो अब अगला जो इसमें पढ़ेंगे, अगला जो प्रश्न क्या दिया, तो अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि वोल्टेज तथा फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा गया इसमें, वोल्टेज अभिक्रिया क्या है और फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर वोल्टेज अभिक्रिया का जो परिभाषा लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड में सोडियम धातु के साथ जो है क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो अभिक्रिया बना है यह एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में क्या लिया गया है, तो मेथिल क्लोराइड हो गया। ये एल्किल हैलाइड, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में कौन कौन तत्व ले सकते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहाँ सोडियम धातु से जब क्रिया कराते हैं तो CH3 बना है, यह एल्केन में आ गया। और एल्केन में क्या बना है, तो यह एथेन बना है, और Na और Cl मिलेगा तो बनेगा 2NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया गया है और यहाँ भी संतुलित करने के लिए 2 लगाया गया, और यहाँ 2 Na हो गया, 2Na 2Cl 2Cl, CH3 2 गो है तो CH3 2 गो है, दोनों पक्ष क्या है, संतुलित है। तो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या बनना चाहिए, तो एल्केन का सदस्य बनता है, और जब एल्केन का सदस्य बनेगा उस अभिक्रिया में क्या कहा जाता है, वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया इसमें फिटिंग अभिक्रिया था। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या है, तो फिटिंग अभिक्रिया जब लिखेंगे तो लिखेंगे इसकी परिभाषा क्या बनेगा, जब क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया करेगा, तो क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर के उपस्थिति में अब किससे क्रिया कराएंगे, तो सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, क्रिया कराया जाता है तो डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, देखेंगे यहाँ पर डाईफेनिल बनता है, डाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया। जब क्लोरोबेंजीन, अब यहाँ पर जो है, जब यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करेगा, तो सोडियम धातु से क्रिया करेगा, Na पुनः सोडियम, यहाँ क्लोरोबेंजीन के जो अणु रहेगा यहाँ 2 लेना है, गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ जो बनेगा यह बनेगा, ये जो बना हुआ है क्लोरोबेंजीन यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से जो है दोनों बेंजीन एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है, यह बेंजीन जो क्लोरोबेंजीन था यहाँ पर Cl, ये क्लोरोबेंजीन क्या 2 अणु हो गया, जब इसको मिला के गर्म किया जाएगा दोनों एक में ज्वाइंट हो जाएगा, यह और यह मिलकर के ज्वाइंट होगा तो इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल। क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल हो जाएगा। और इसके साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से अब यहाँ का Cl और यहाँ का Cl मिला करके Na के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर जो लिख देंगे 2NaCl, क्या बनेगा 2NaCl हो जाएगा, और 2 यहाँ लगा देंगे, संतुलित अभिक्रिया हो गया।
2NaCl जो है प्राप्त हो जाएगा और दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह जो अभिक्रिया बना हुआ है यह क्या है, फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को लेंगे और यहाँ पर इसको दो ले सकते हैं, दो अणु को, और सोडियम के दो अणु लिया गया है, और मिला के गर्म करेंगे तो डाइफेनिल बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है इस पेपर में जो है प्रश्न नंबर 2 का सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। प्रश्न नंबर 1 पूरा और प्रश्न नंबर 2 पूरा जो है इस वीडियो में बताया गया। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब अगला भाग जो बनेगा तो अगले वाले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका वीडियो का जो है मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।